बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 की के लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11। मैंने मौका गनीमत को बेहतर समझकर बजाय इसके कि इतना लंबा आपके सामने सॉल्व करूं कि उसमें टाइम भी अच्छा खासा कंज्यूम हो, मैंने इसको सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद ही मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखें। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल consecutively form a parallelogram। कहता है किसी किस्म की भी क्वाड्रिलेटरल ले ले। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं एक ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है, ये देखें, ये मैंने 4 साइड की पैरेललोग्राम ले ली, जिसमें ये और ये आप देख लें पैरेलल नहीं भी है। यानी ये देखें यहाँ जा रहा है जबकि ये यहाँ जा रहा है हमारा, ये दे आर नॉट पैरेलल। तो मैंने एक बड़ी अजीब सी पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ले ली, यानी ऐसी क्वाड्रिलेटरल के जो के थोड़ी सी डिफरेंट हो, ताकि मैं आपको ये बता दूं तो किसी किस्म की भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। बेशक आप ये ले लें, एक ये हो और ये हो, तो इसके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो वो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा, किसी किस्म की भी क्वाड्रिलेटरल। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने ABCD लेकर क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखा। इसका नाम A है, इसका B, इसका C, इस पॉइंट का नाम मैंने D रखा और इनके पोजीशन वेक्टर्स भी डाल दिए। A, स्मॉल a से स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, यानी आप देख लें ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और ये नाम मैंने रखा स्मॉल d। अब मैं इनके मिड पॉइंट्स ले लेता हूँ। पहले मैं A और B का मिड पॉइंट जिसका नाम M1 रखा, ये ले लिया, यानी बिल्कुल मिडिल में। ऑब्वियसली मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि आप इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को प्लस करके डिवाइड 2 से कर लें, यानी A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को करेंगे तो B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा C प्लस D डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा D प्लस A डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमने इनके मिड पॉइंट्स ले लिए। इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, ये ले, ये पैरेललोग्राम बन गई है हमारी। ये हमने प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम बन गई है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, पैरेललोग्राम एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल की टाइप है, लेकिन पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि उसकी आमने सामने वाली लाइंस होती हैं पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती है लेंथ में। और सबसे बड़ी बात, चूंकि हम वेक्टर के हिसाब से करें, इनके वेक्टर्स आपस में सेम होते हैं। यानी अगर मैं M1 से M2 का वेक्टर और M4 से M3 का वेक्टर रखूंगा तो ये M1 M2 और M4 M3 इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह M3 M2 या M4 M1 रखूंगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर भी आपस में इक्वल होंगे। तो पहले हम M1 M2 का वेक्टर फाइंड करते हैं। ये देखें, ये M1 M2 पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M1। आपको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी इस पे दिए हुए। M2 क्या है स्टूडेंट्स? ये M2 है, B प्लस C ओवर 2, मैंने यहाँ लिख लिया B प्लस C ओवर 2। M1 क्या है? ये A प्लस B ओवर 2, तो मैंने इसका नाम A प्लस B ओवर 2 रखा। आप इन दोनों में से 1 ओवर 2 कॉमन निकालें, बाकी बच जाएगा B प्लस C, और जब माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा तो ये B और B कैंसिल हो जाएंगे, C माइनस B। ये हमारे पास वेक्टर आ गया। M1 M2 का वेक्टर हमारे पास ये आ गया। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज M4 M3, ये वाला वेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर M4 M3 करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 में से पोजीशन वेक्टर ऑफ M4 करेंगे। ये देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 में से पोजीशन वेक्टर ऑफ M4 करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 क्या है स्टूडेंट्स? आपके पास C प्लस D ओवर 2, और पोजीशन वेक्टर ऑफ M4 क्या है? A प्लस D ओवर 2। तो मैंने इस जगह पर ये लिखा और इस जगह पर ये लिखा। इन दोनों में से 1 ओवर 2 जब आप कॉमन लेंगे तो आप माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, D और D कैंसिल हो जाएगा, C माइनस A आ जाएगा। आपने देखा ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में इक्वल हो गए, पहली चीज, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में इक्वल हो गए। अब हमने ये वेक्टर इस वेक्टर की इक्वल करना है। इफ दिस हैपेंस then obviously this is a clear sign of parallelogram। ये पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं। पहले हम M3 M2 पे जाते हैं। ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 में से पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 माइनस करना पड़ेगा। ये देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 में से पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 माइनस करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 क्या था स्टूडेंट्स? ये देखें, ये था
ए बी प्लस सी ओवर टू और ये था सी प्लस डी ओवर टू, यानी ये बी प्लस सी ओवर टू और ये सी प्लस डी ओवर टू। एग्जैक्टली जिसने हमने पिछला किया 1/2 दोनों में से कॉमन निकाल लें तो ये सी और सी कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस डी और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हमने इस वेक्टर को सॉल्व करना है, दैट इज m4 m1। ये ऑब्वियसली इस वेक्टर में से, इसके पोजीशन वेक्टर में से ये वाला पोजीशन वेक्टर माइनस हो जाएगा, यानी a प्लस बी ओवर टू माइनस ए प्लस डी ओवर टू, a प्लस बी ओवर टू माइनस ए प्लस डी ओवर टू। दोनों में से 1/2 कॉमन निकालो, a प्लस बी माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा, a और a कैंसिल हो गया, b माइनस डी आ गया। आपने देखा स्टूडेंट्स ये भी 1/2 b माइनस डी है, ये भी 1/2 b माइनस डी है। सो ये वेक्टर्स भी हमारे आपस में इक्वल आ गए, तो आमने सामने वाले ये दो वेक्टर और ये दो वेक्टर इक्वल आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। शो दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू अपोजिट साइड्स of a quadrilateral consecutively form a parallelogram। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लें, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मैंने क्वाड्रिलेटरल ले ली ए बी सी डी, ये ले ली, कहता है इसके कोई से दो मिड पॉइंट ले लें, एक ए डी का मिड पॉइंट ये ले लिया और उसने कहा था अपोजिट साइड, यानी इसका अपोजिट ये है और ये मैंने ले लिया दूसरा, यानी उसने कहा है अपोजिट साइड ये ले ले, और उसने ये भी कहा है कि मिड पॉइंट डायगोनल के ले ले। इसका एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल DB है या BD है। AC का मिड पॉइंट हमने Q ले लिया ये, और BD का मिड पॉइंट हमने S ले लिया। ओके, थोड़े से इतने प्रिसाइज नहीं बने, बहरहाल ये ले लिया। और इसने कहा था कि अपोजिट साइड्स का जो मिड पॉइंट है अगर उनको डायगोनल्स के साथ जोड़ दिया जाए कंसेक्यूटिवली, यानी इसके करीब डायगोनल ये लगता है और ये लगता है, इसको जोड़ा, इसके करीब ये लगता है और ये लगता है, इसको जोड़ा, यानी इस पॉइंट को भी दोनों डायगोनल से जोड़ा, इस पॉइंट को भी दोनों डायगोनल से जोड़ा, तो ये जो बनेगा ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला काम तो आपने ये करना है कि ये मिड पॉइंट्स ढूंढने, इनके वेक्टर हमारे पास ए पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी दिए हुए हैं हमारे पास। जब हम इसका मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, ये एक्चुअली ए और बी का मिड पॉइंट, डी और का मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी ओवर 2। जब हम इनका मिड पॉइंट ढूंढेंगे बी और सी का, तो हो जाएगा बी प्लस सी ओवर 2। अब इस डायगोनल जहां ए और सी दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट ढूंढा तो ये a प्लस सी ओवर 2, और जब इस डायगोनल का ढूंढा तो इसमें b है और d है, यानी b प्लस डी ओवर 2, ये हमारे पास आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ होंगे। ये अब हमने ये साबित करना है कि एक्चुअली ये वाला वेक्टर जो RS वाला है और QP वाला वेक्टर ये आपस में सेम है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि पैरेललोग्राम के जो आमने सामने वाली जो लाइंस होती हैं, यानी वेक्टर्स जो होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, और RQ का वेक्टर SP के वेक्टर के इक्वल है। तो पहला काम ये करेंगे कि QP का वेक्टर निकालते हैं। ये देखिए मैंने QP का वेक्टर निकाला है, QP का पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, यही होगा। QP को करेंगे तो P में से Q माइनस करेंगे, P A प्लस डी ओवर 2 है, यस, और Q जो है A प्लस सी ओवर 2 है। 1/2 कॉमन ले, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, A और A कैंसिल हो जाएगा, D माइनस सी ओवर 2 आ जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसी तरीके से जब RS की बात आएगी तो S में से आप R को माइनस करेंगे, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ S में से पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ S क्या था, B प्लस डी ओवर 2 ये, और उसमें से B प्लस सी ओवर 2 ये माइनस कर देंगे। 1/2 कॉमन आया, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, यहां भी D माइनस सी हमारे पास आ रहा है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स RS की तरफ। RS में ये S में से आपको R माइनस करना पड़ेगा, तो R यानी उसके पोजीशन वेक्टर को S में से जब R का माइनस करेंगे, S का पोजीशन वेक्टर है B प्लस डी ओवर 2 और R का है B प्लस सी ओवर 2, ये हमारे पास आ गया। तो जब 1/2 आप कॉमन लेंगे
तो माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, b प्लस डी माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, b से कैंसिल हुआ, d माइनस सी, यानी ये और ये चीजें इक्वल हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं गलती से इसको RS कर चुका था, तो मैंने ये अभी वो वीडियो में आप ऑलरेडी जो इमेज देखेंगे वो शायद पुराना हो, तो ये मैंने उसको सही करेक्ट कर लिया। चलते हैं स्टूडेंट्स, अब SP की तरफ आते हैं। SP ये वाला वेक्टर है, ये अब ये देखें SP यहां से यहां तक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P में से पोजीशन वेक्टर ऑफ S करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P A प्लस D ओवर 2 था और पोजीशन वेक्टर ऑफ S B प्लस D ओवर 2 है। हमने इसमें से जब ये माइनस किया 1 ओवर 2 कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा, D और D कैंसिल हो जाएंगे तो A माइनस D आ गया। यूं ये SP जो है ये नंबर 3 हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब चलते हैं ये RQ के, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो वेक्टर है वो इक्वल होना चाहिए, ये वेक्टर इक्वल होना चाहिए। अब ये वाला वेक्टर क्योंकि ये हमने अभी फाइंड किया वो SP, अब ये वाला वेक्टर एक्चुअली ये है RQ। हम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में से पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस करेंगे तो Q हमारे पास क्या है, A प्लस सी ओवर 2 और R है B प्लस सी ओवर 2, इन दोनों को माइनस किया 1 ओवर 2 कॉमन ले, यही चीज हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये वेक्टर और ये वेक्टर भी इक्वल आ गए, जिस तरह ये दो वेक्टर आपस में इक्वल आ गए थे, तो ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल आ गया, ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल आ गया। पैरेललोग्राम में अगर आमने सामने वाले वेक्टर्स आपस में इक्वल आ जाएं, इसका मतलब होता है कि वो पैरेललोग्राम बन गई है, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। सो ये क्वाड्रिलेटरल जो है एक्चुअली दैट इज पैरेललोग्राम। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के एक्चुअली यहाँ दो पार्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। एक पार्ट मैंने सॉल्व किया, चूंकि जगह कम थी तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, पहले मैं ये समझा देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा पार्ट पे जाऊंगा। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम। कहता है एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम एक ऐसी चीज होती है जिसकी आमने सामने वाली दो लाइंस पैरेलल होती है, जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है हमारे पास, ठीक है, और बाकी लाइनें दो जो होती हैं ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल नहीं होती, लेकिन इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये हमने ट्रेपीजियम ड्रॉ किया, उसने कहा कि ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं उनका मिड पॉइंट ले लिया जाए। ये ट्रेपीजियम है, इनका ये और ये डायगोनल है, इस डायगोनल का मिड पॉइंट है हमारे पास P, इस डायगोनल का मिड पॉइंट है हमारे पास Q। ये दो डायगोनल्स दिए हुए। कहता है कि अगर हम इनको ज्वाइन कर लें, ये ना जी P को Q से ज्वाइन कर लिया, पहले तो आपने नाम रखने A B C D नाम रखे, ये A नाम रखा, ये B, ये C, ये D रखा, इसका मिड पॉइंट जो P है उसका नाम रखा B प्लस D ओवर 2, इसका जो मिड पॉइंट है A प्लस C ओवर 2 हमने रख दिया और इनको आपस में ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन हो गया जी। अब ये जो लाइन है दैट इज, उसे कहा पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, ये इसके भी पैरेलल है, ये मैंने अभी प्रूव नहीं किया, ये मैं इसके बाद प्रूव करूंगा। दूसरा कहा है एंड इट्स लेंथ इज हाफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी P से Q तक की जो टोटल लेंथ है वो एक्चुअली बाकी जो दो पैरेलल लाइंस हैं ये और ये, इनके डिफरेंस, यानी इस लाइन में से इस लाइन को माइनस कर दे, उनका डिफरेंस यानी कहते होते हैं, और उसका हाफ जो होगा वो PQ के इक्वल आएगा, उसका जो हाफ होगा वो PQ के इक्वल आएगा। पहले हमने PQ लिया, ये तो पॉइंट्स तो मैंने आपको समझा दिए हैं। जब PQ आप फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में से पोजीशन वेक्टर ऑफ P करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है A प्लस C ओवर 2 और ये B प्लस D ओवर 2, ये तो हम जब 1 ओवर 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा, इसको नंबर 1 का नाम हमने दे दिया। अब DA फाइंड करते हैं, ये DA पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ D, तो A माइनस D आ गया। फिर हम करते हैं CB, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ये इसका, इसको और इसको फाइंड आउट कर लिया। पहले मैं ये फाइंड आउट करने जा रहा हूं कि इसकी इसमें से माइनस कर दो, यानी इसमें से ये माइनस कर दें, इस लाइन में से ये लाइन माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा उसका हाफ जो है वो इसके इक्वल होगा। आइए देखते हैं। पहले हमने देखें ये डिफरेंस ऑफ पैरेलल लाइन करते हैं, यानी ये DA में से CB माइनस करते हैं,
तो ये डीए का आपके पास आंसर ए माइनस डी था, सीबी का बी माइनस सी था, माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा, ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस करें, ये आ गया, ये हमने इसको नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हम दोनों साइड पे डिवाइडिंग बाय 2 कर लेते हैं, इस साइड पे भी डिवाइड 2 कर लेते हैं, इस साइड पे भी डिवाइड 2 कर लेते हैं। जब हम इस साइड पे डिवाइड 2 करेंगे और इस साइड पे करेंगे, ये सारी की सारी यही चीज बन जाएगी पी क्यू, तो हमने इसका नाम पी क्यू रख लिया, ये वाली चीज आ गई। यानी इन दोनों के डिफरेंस का डिवाइडेड बाय 2 जो है वो इक्वल होता है पी क्यू के, ये हमने यहां प्रूव कर लिया। इस इक्वेशन को नजर में रखिएगा, क्योंकि मैं इसको लिखकर इससे आगे ये साबित करूंगा कि ये लाइन इन दोनों के पैरेलल भी है, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये साबित करूंगा कि ये लाइन एक्चुअली इसके भी पैरेलल है और ये लाइन एक्चुअली इसके भी पैरेलल है, ये बात याद रखिए। देखिए, एक बात तो डन है, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, यानी पी क्यू इज पैरेलल टू डी ए, ये बात तो डन है। सॉरी, ये हमने साबित करना है, पी क्यू डी ए और सी बी के पैरेलल है, ये साबित करना है। एक बात तो डन है कि डी ए और सी बी पैरेलल है, यानी डी ए और सी बी पैरेलल है ये। तो इसका मतलब है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, एक बात याद रखें, उन दोनों के वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से बड़ा छोटा हो सकता है, बट दे आर ऑल इन सेम डायरेक्शन। मतलब ये डी ए सी बी के मुकाबले में हो सकता है 3-4 टाइम्स बड़ा हो, या 2 या 1.5 टाइम बड़ा हो, लेकिन है दोनों की डायरेक्शन एक ही टाइम पे। तो मैं कह सकता हूं कि डी ए एक्चुअली बी सी बी का म्यू टाइम्स है, म्यू मैंने कोई भी स्केलर वैल्यू रख ली, यानी हो सकता है ये म्यू 2 हो, तो बाकी वेक्टर सेम है। अब देखें, डीए की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली हुई थी, आप जरा इससे पिछली वीडियो वो चंद मिनट पहले जाएं तो वो a माइनस डी था, सी बी को b माइनस सी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास a माइनस डी की वैल्यू आ गई म्यू b माइनस सी, ये आ गई। इसको मैं नंबर 1 रोमन नंबर में लिख रहा हूं। इस a माइनस डी की वैल्यू में इक्वेशन 4 में डालता हूं, जो इससे पहले थी, वो इक्वेशन ये है, इसमें ये थी डी ए माइनस सी पी ओवर 2 इज इक्वल टू पी क्यू था, इसमें डाल देता हूं। अब देखें, आप देखें इधर के आपके पास डी ए है म्यू, ये इसके इक्वल है आपके पास। आप अगर इस डी ए की जगह पे म्यू सी बी लगा लें, यानी इस डी ए की जगह पे म्यू सी बी लगा दें, ये भी सी बी है, इन दोनों में से सी बी कॉमन आ जाएगा, ये पी क्यू मैंने इधर लिख दिया, सी बी कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ म्यू माइनस 1 ओवर 2 बच जाएगा। म्यू माइनस 1 ओवर 2, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये सारी वैल्यू स्केलर है। तो अगर स्केलर में से स्केलर माइनस करें और डिवाइड भी किसी स्केलर से करें तो टोटल स्केलर आ जाएगा। मैं स्केलर का नाम अल्फा रख देता हूं, तो एक्चुअली पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टाइम्स सी बी, यानी इसका मतलब हुआ कि पी क्यू जो है वो सी बी से अल्फा टाइम्स बड़ी है, या अल्फा टाइम्स है, बड़ी जोई नहीं हो क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकती है, अल्फा टाइम्स है। यानी ये चीज आती है कि एक्चुअली वेक्टर सेम हो गए, यानी वेक्टर के सॉरी एक ही डायरेक्शन में है। अगर ऐसा हो कि एक वेक्टर जैसे ये है, p का वेक्टर है वो 3 टाइम्स ऑफ q हो, इसका मतलब ये हुआ कि p का वेक्टर और q का वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में है, लेकिन फर्क ये है कि जो p का वेक्टर है वो q के वेक्टर से 3 टाइम्स बड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है, p q का वेक्टर अल्फा टाइम्स सी बी है, इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं हमारे पास। अगर पी क्यू सी बी के पैरेलल है, यानी पी क्यू सी बी के पैरेलल, सी बी तो ऑलरेडी पैरेलल था किसके, ये ए डी ए के, तो पी क्यू हमारे पास सी बी के भी पैरेलल आ गया, तो पी क्यू हमारे पास एक्चुअली डी ए के भी पैरेलल आ गया, क्योंकि सी बी और डी ए आपस में पैरेलल है। सो स्टूडेंट्स, यूं प्रूव होता है कि मिड पॉइंट्स का जो डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है ट्रेपेजियम में, वो इसके और इसके दोनों के पैरेलल होता है, और लेंथ में इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। डियर, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 14, कहता है ओ पी क्यू आर इज अ ट्रेपेजियम। ये देखिए, ओ पी क्यू आर, ये ट्रेपेजियम दी हुई है। ट्रेपेजियम के बारे में बताया था, 2 लाइनें पैरेलल होती हैं और ये 2 नॉन पैरेलल लाइंस है हमारे पास। मेड फ्रॉम 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है, यानी ये, यानी जितना ये है उतना ये है उतना ये है।
और एक ये है, ये एक ये इक्विलेटरल का मतलब है जिसकी आमने सामने वाली सारी साइड्स इक्वल हो वो। और नाम भी बताया कि OP का नाम R है, ये OP का नाम R का वेक्टर है, OS का नाम S का वेक्टर है ये। इसी तरह M मिड पॉइंट दिया हुआ है QR का, M मिड पॉइंट दिया हुआ है QR का मिड पॉइंट दिया हुआ है। राइट PS इन टर्म्स ऑफ R एंड S। ये जो PS है स्टूडेंट्स, ये P से S तक, इसको हमने R और S की फॉर्म में लिखना है। दूसरा हमने ये शो करना है कि ये जो OQ है, OQ कौन सा है, ये O से लेकर Q तक, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है बाद में, ये S से लेकर M, ये S से लेकर M, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये लाइन दोबारा मैंने ड्रॉ किया, ये पैरेलल लाइन है, ये हमने करना है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स गौर से देखें इधर, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दी है, ये हमारे पास ट्राइंगल दी है, इसका टेल ये हेड ये। अब OP का नाम इसने R का वेक्टर रखा है, OS का नाम S का वेक्टर रखा है, ये O का पॉइंट है, O 0 0 पॉइंट है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि OS अगर S का वेक्टर है तो इसका मतलब है ये इसका S तो जो इसका पोजीशन वेक्टर है तो ये 0 ही होगा, तभी S में से 0 माइनस हुआ, S का वेक्टर है हमारे पास, तो ये हमारे पास 0 वेक्टर है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, ये पोजीशन वेक्टर इसका। इस ट्रायंगल को और से देखें स्टूडेंट्स, इसकी हेड ये है, इसका हेड यहां है, और ये लाइन O से S तक ज्वाइन कर रही है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, ये ट्रायंगुलर लॉ है वेक्टर का, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर O से S तक है। क्यों? क्योंकि ये पहले की टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला रहा है। ये देखे ना, ये हेड टू टेल रूल में अगर एक लाइन यूं जा रही है, ये हेड ये यूं जा रही है हेड, अगर टेल को हेड से मिलाने वाली लाइन हमारे पास मौजूद हो तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर इस और इस वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ठीक है, इस दोनों के सम के इक्वल होगा, OP और PS के सम के इक्वल होगा। PS को फाइंड करें, OP प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस होगा। OS का नाम हमने पहले ही S रखा हुआ था और OP का नाम हमने पहले ही OP का नाम R रखा हुआ था, तो ये S माइनस R आ जाएगा। हमारी ये बात R और S की टर्म में ये वेक्टर हमारा आ गया, ये तो इजी था। आगे चलते हैं, OQ और SM को पैरेलल होना चाहिए। पहले हमने O से Q तक लाइन ड्रॉ की, ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ की, ब्लैक में मैंने ड्रॉ की है। S से M की लाइन मैंने ड्रॉ की, ये देखिए S से M। अब ये वेक्टर हमने पैरेलल शो करने हैं, लेकिन इससे भी पहले हमारे पास ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए ताकि ये मिड पॉइंट आए, ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए ताकि हम इन दोनों का मिड पॉइंट M फाइंड आउट कर सकें। यानी ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पता होने चाहिए हर सूरत में। सबसे पहले हमने ये क्या किया, देखिए ये लाइन यहां से यहां जा रही है, वही ट्रायंगुलर लॉ मैंने आपको जो बताना है। इसमें जो OQ की लाइन है, ये लाइन OQ की, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि देखें ये यहां से यहां वेक्टर जा रहा है और ये यहां से यहां वेक्टर जा रहा है। ये टेल को हेड से मिलाने वाली लाइन है, इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे OQ। ये इस और इसके सम के इक्वल होगी, यानी OS और SQ के सम के इक्वल होगी। OS आपको पहले ही बताया था, OS S का वेक्टर था, तो हमने यहां S लगा दिया। SQ ये है, SQ ये से ये है, ये R का वेक्टर है, R का। कैसे मुझे पता चला R का? क्योंकि ये सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, ये SQ R का वेक्टर, और वैसे भी ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये वेक्टर इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर ये R है तो ये भी R होगा हमारे पास, तो हमने इस जगह पे R लिख लिया। तो स्टूडेंट्स O से Q तक S प्लस R आ गया, ये टोटल वेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं इस OR पर, यानी इस O से लेकर हम R को फाइंड करने, क्योंकि हमें ये पॉइंट भी चाहिए कितना है। अब देखें, ये यहां से यहां तक वेक्टर टोटल है, ये सम होगा O से R, O से S और S से R, यानी O से S और S से R। O से S आपको पता है ये S का वेक्टर था, हमने इस जगह पे S लिख दिया। S से R भी S का वेक्टर है, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दोबारा बता दूं, ये भी उतना, ये भी उतना, ये भी, तो ये भी हमारे पास S का आ गया वेक्टर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है साइड्स इक्वल है, तो S S 2 S आ गया।
यूं ओ आर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 2s, ये 2s आ गया, यहां से यहां तक 2s, यहां से यहां तक s प्लस आर। इससे एक बात साबित होती है, क्योंकि ओ का पॉइंट तो 0 का पॉइंट था, ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये एक्चुअली यही s प्लस आर का पॉइंट होगा। क्यों? अगर जब हम इसका पॉइंट फाइंड करेंगे, q का पॉइंट अगर हम फाइंड करेंगे, ओ क्यू किसके इक्वल होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ o, इसके इक्वल होता है जनरली, ये मैं समझा रहा हूं। ओ क्यू हमारे पास क्या आया हुआ है? s प्लस आर, ये s प्लस आर। पोजीशन वेक्टर ऑफ q हमने फाइंड करना है, और जबकि ये 0 है तो 0 माइनस भी कर ले, पोजीशन वेक्टर ऑफ q s प्लस आर हो जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ q s प्लस आर हो जाएगा हमारे पास। बिल्कुल इसी तरीके से जब o r का वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये भी 2s हो जाएगा, क्योंकि सॉरी r का पॉइंट फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर, ये भी 2s हो जाएगा, क्योंकि वही काम हम यही वाला इसमें दोहराएंगे। अब स्टूडेंट ये 2 पॉइंट हमें पता चल गए, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास है s प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, और ये पॉइंट हमें पता चल गया ये हमारे पास 2s है, ये पॉइंट ये हमें चाहिए था। अब हम इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे m, तो मिड पॉइंट होता है इसको प्लस करके डिवाइड 2 से कर लो, ये आ गया, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर m का आ गया, इसका क्या आ गया? s प्लस आर प्लस 2s ओवर 2, ये आ गया। मैं लिखना नहीं चाहता, गन मच जाएगा। अब हम चलते हैं sm पर। sm क्या है? यहां से यहां तक का वेक्टर, तो यहां से यहां तक का वेक्टर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ s। पोजीशन वेक्टर ऑफ m क्या हमारे पास अभी हमने फाइंड किया था, ये इसको उठा के यहां लिख दिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ s ये है, और ये हमारे पास s है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का टोटल वेक्टर s है, तो ये 0 था, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये इसी मेथड से ये हमारे पास s पॉइंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें से जब इस माइनस करें एलसीएम ले लें, 2s कैंसिल हो गया, s प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। s प्लस आर को ओ क्यू भी कह सकते हैं, तो इस जगह पर मैं ओ क्यू लिख लूंगा, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ओ क्यू यानी ये वाला ओ क्यू, ये 2 टाइम्स ऑफ एस एम के इक्वल होगा, यानी इसको डबल करें तो ये इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ओ क्यू का एस एम के मुकाबले में 2 गुना आगे है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखें। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये देखें ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी डी सी के पैरेलल है, लाइन में छोटा हो सकता है और हो है भी है, यहां से यहां तक 12a है और यहां से यहां तक आप देखें 18a दिया है, यानी काफी ज्यादा बड़ा है ये इसके मुकाबले में ये वाला। अच्छा, E इज द मिड पॉइंट, ये E हमारे पास मिड पॉइंट है ऑन द डायगोनल DB के बीच में जो डायगोनल दिया हुआ है वो। अच्छा, सच दैट DE यानी जो DE और DB यानी DE की रेशो पूरी DB के साथ 1/3 DB है, यानी DE DB के साथ जो है वो 1/3 DB बनाता है। यानी अगर पूरे DB को के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा DE आएगा, मतलब एक और भी यहां भी कहीं बन सकता है हमारे पास। अच्छा, शो दैट BC और AC पैरेलल। हमने सिर्फ ये बताना है कि BC और AE पैरेलल है, यानी जो ये AE हमारा आ रहा है ये पैरेलल है। चलिए स्टूडेंट्स, हमें एक बात तो बताइए, DE और DB का थर्ड पार्ट जो है ये हमारे पास दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है। स्टूडेंट्स, DB यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है DE और DB की रेशो 1:3 है, यानी इसका मतलब हुआ अगर इसका ये एक हिस्सा है तो एक और एक हिस्सा ये और है, यानी D से B अगर समझ लो 6 है तो ये 2 है 2, तो DB अगर 12 है तो ये 4 है, यानी थर्ड पार्ट है उसका ये हमारे पास। इसका मतलब हुआ ये जो E है, ये E ये वाली लाइन जो है ये वाली, ये चूंकि ये एक हिस्सा ये
एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यानी एक्चुअली ये और ये दो हिस्से हो जाएंगे, यहां से यहां तक दो। मैंने अभी बताया था कि फर्ज करो यहां से यहां तक 6 है, तो ये हमारे पास 2 है और ये 4 है, तो इसका मतलब है इसके मुकाबले में ये वाला पार्ट डबल है, 2 टाइम्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो E है ये 1:2 में उसको जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है हमारे पास। अब चलते हैं रेशो फार्मूला से। एक्चुअली हमने A से E फाइंड करना है, और AE रेशो फार्मूला आपको लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था। हमारे पास ये जो 1 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। ये इनर वेक्टर का अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, अगर कोई वेक्टर इंटरनली किसी को काट के जा रहा है, डिवाइड करके जा रहा है, तो वो वेक्टर जो है वो जिस रेशो में जाएगा, ऊपर वाला इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड इन दोनों रेशो से करेंगे। ये मैंने आपको इस फॉर्मूले का बताया था। 1 12 से 12, 2 3 से 6, ये आ गया। इन दोनों में से अगर आप ये देखें 3 है, अगर आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, ये ले 3 कॉमन निकालें तो 4a + 2b आ जाएगा। ये 3 से कटा तो ये हमारे पास आ गया। तो इन दोनों में से 2 कॉमन भी आ रहा है, तो AE जो कि यहां से यहां है वो हमारे पास आ गया 2 × 2a + b के इक्वल आ गया। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस AE का हमने ये साबित करना है कि ये BC के पैरेलल है, यानी इस BC के पैरेलल है। AE हमारे पास ये आ गया। अब हम चलते हैं 20, हमारी सारी एफर्ट BC को फाइंड आउट करने के लिए होनी चाहिए, ये हमारे पास निकल चुका है। अब चलते हैं एक और चीज पर, ये व्हाट इज दिस AC हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक ये हमारे पास है। एक्चुअली अगर इस AC को गौर से देखा जाए, AC को गौर से देखा जाए तो ये AD और DC का सम है ट्रायंगुलर लॉ के मुताबिक। देखिए ये हेड टेल से हेड जा रही है और ये भी टेल से हेड जा रही है, तो पहले को लास्ट से मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यानी एक्चुअली ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट जो होता है वो इसके और इसके हेड टू टेल रूल के मेथड से इसके सम के इक्वल होता है। इसका नाम 3b था, इसका नाम 18a रख लिया। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये 3b है, सॉरी 3b ये मैंने रख लिया, और ये हमारे पास है 18a, ये 18a है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात, व्हाट इज दिस, ये AC है, इस तरीके से जाएं AC इसके और इसके सम के इक्वल होगा, लेकिन इस तरीके से जाएं तो AC AB और BC के सम के इक्वल होगा, यानी AB + BC के सम के इक्वल होगा। AB कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, AB ये मैं बात बताता हूं। मैंने अब ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, यानी AC। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो हमारे पास 3b + 18a इक्वल हो जाएगा AB + BC के, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें AB किसके इक्वल था, 12a के। मैंने यहाँ 12a लिख दिया, 12a यहाँ क्या हो रहा है, प्लस यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए 18a में से 12a गया, 6a रह गया, और ये 3b हमारे पास अपनी जगह पर मौजूद है। ये BC का वेक्टर आ गया स्टूडेंट्स, ये BC का वेक्टर इसके इक्वल है। इन 3 में से 3 कॉमन निकल सकता है। अब देखें आप गौर से, अगर मैं इस वेक्टर को इसके साथ कंपेयर करूं, एक्चुअली मैंने साबित भी ये करना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, ये साबित करना है। मैं इस 3 को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर लूं, यानी मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। जो मल्टीप्लाई वाला 2 है ना, एक्चुअली ये वाला, ये क्या करेगा, ये यही वेक्टर बना देगा AE। तो मैं इस जगह पर AE लिख देता हूं। इसका मतलब है BC का वेक्टर AE के मुकाबले में 3/2 टाइम्स है। इसका मतलब वो है कि अगर 3/2 टाइम्स है, लेकिन ये वेक्टर हमारे पास सेम है, इसका मतलब वो BC और AE हमारे पास क्या आगे, पैरेलल आगे। अगर ऐसा हो जाए तो बाकी देखें BC और AE में सिर्फ एक ही चीज हाइल है, दैट इज स्केलर। अगर दोनों के बीच में स्केलर टाइम्स कोई चीज आ जा रही तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। डियर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन वो होती है स्टूडेंट जिसकी 6 साइड्स हो, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो, ये याद रखिएगा।
अगर ए बी ए के इक्वल हो, यानी ए से बी ए के इक्वल हो, बी से सी बी के इक्वल हो, ये बी के इक्वल हो, देन एक्सप्रेस ए सी कौन सा स्टूडेंट्स, ए से सी, सी से डी, सी से डी, ई से एफ, ये ई से एफ, ये डी से ए, ये डी से ए, ये उल्टा फाइंड करना है, ई से बी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ई से बी, ये भी फाइंड करना है, मैंने लाइन नहीं बनाई, एफ से ए एंड एफ से सी और एफ से सी, ये हमने इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये तो हो गया, यानी ये ए और बी नाम है। हमने इस लाइन को यहां से यहां तक ज्वाइन किया, हमने जब इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई और इसमें रेक्टेंगुलर लॉ ये लग रहा है हेड टू टेल रूल का, एक लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये इसको इससे मिलाने वाली जो होगी वो रिजल्टेंट लाइन होगी, यानी ए से सी रिजल्टेंट है, ये ए बी और बी सी के सम के इक्वल है, इनके नाम ए प्लस बी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए सी आ गया, पहली वाली चीज। आगे हमने फाइंड करना है बाकी चीजें जो ये हमारे पास दी हैं, जैसे सी डी वगैरह, ये चीजें भी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ए बी सी डी एक हेक्सागोन है, ये सारी की सारी, ए डी और बी सी पैरेलल है। ए डी कौन सा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये, और बी सी हमारे पास ये है। याद रखें हेक्सागोन का पहले इसको इससे मिलाने वाला और इसको इससे मिलाना, यानी पहले को एक दो तीन तीसरे चौथे से मिलाने वाला और दूसरे को तीसरे से मिलाने वाला, ये पैरेलल होता है। पहले को चौथे से मिलाने वाला, दूसरे को तीसरे से मिलाने वाला, ये पैरेलल होते हैं, तो ये पैरेलल है। लेकिन ये इसके मुकाबले में डबल बी होता है, तो आप देख लें कि ये उसके पैरेलल है और ए डी ए बी सी का डबल है, ये हमने लिख दिया, यानी ए डी बी सी को डबल करेंगे तो तब आएगा। स्टूडेंट्स बी सी हमारे पास बी का वेक्टर हमने डाल दिया, तो हमारे पास ए डी टू बी के इक्वल आ। हमने फाइंड करना था डी ए, यानी ए डी अगर टू बी है, डी ए उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस टू बी हो जाएगा हमारे पास। तो हमने ऑब्वियसली क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो जाए साइन चेंज हो जाता है हमारे पास, तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें डी ए भी हमारे पास आ गया। अब चलते हैं, देखें इस ए डी की तरफ चलते हैं, ये ए डी, ये ए डी इस वेक्टर और इस वेक्टर का अगर हम देखें ना, ये लाइन और ये लाइन का ट्रायंगुलर लॉ इसमें लग रहा है, यानी ए सी और सी डी का जो सम है वो ए डी के इक्वल आएगा, ए सी सी डी का सम है वो ए डी के इक्वल आएगा। ए सी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ए सी वो हमारे पास क्या था, यहाँ देखें ये ए प्लस बी, हमने यहाँ ए प्लस बी लिख लिया। सी डी हमने फाइंड करना है, वो देखें वो सी डी हमने फाइंड करना था, ये हमने यहाँ लिख दिया। ए डी हम ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, टू बी के इक्वल है, यहाँ मैंने टू बी लगा दिया, ये यहाँ प्लस हो रहा है, ये वहां जाके माइनस होगा, तो सी डी हमारे पास बी का वेक्टर माइनस ए का वेक्टर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये सी डी भी हमारे पास फाइंड हो गया, ये तो ऑलरेडी फाइंड हो चुका था। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम सी डी भी फाइंड हो गया, अब चलते हैं इस ई एफ की तरफ। स्टूडेंट्स ई से एफ कौन सा है, ये ई है, ये एफ है, ये हमारे पास ई एफ ये वाला और सी बी ये दोनों अपोजिट है, ये आपस में इक्वल होते हैं, याद रखें ये आपस में इक्वल होते हैं, और जो इनके बीच में ये वाला है ये इसका और इसका डबल होता है, यानी ये वाला इसका और इसका डबल होता है, लेकिन ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये और ये कर लें तो ये बीच में मिलाने वाला जो का डबल हो जाएगा, बिल्कुल उसी रूल से हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये ई एफ एक्चुअली सी बी के इक्वल था, लेकिन हमारे पास तो बी सी दिया हुआ था, सी बी तो दिया ही नहीं हुआ था, हमने सी बी को इक्वल टू माइनस बी सी कर दिया, यानी इसको माइनस बी सी कर दिया, क्योंकि उल्टा है वो, क्योंकि ई एफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बी सी की डायरेक्शन ऊपर है, तो हम जब उल्टी डायरेक्शन करेंगे सी बी होगा, और सी बी एक्चुअली उल्टे माइनस बी के इक्वल, बी सी के इक्वल होता है। अब बी सी हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ था, बी के इक्वल दिया था, ये देखें बी सी बी के इक्वल दिया था, तो ये नेगेटिव बी हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी साइड पर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ई एफ बी आ गया। अब आते हैं इस एफ ए को फाइंड करते हैं सबसे पहले। अच्छा, इस एफ ए को ये देखें, एफ ए हमारे पास डी सी के इक्वल है। कहाँ है स्टूडेंट्स हमारे पास एफ ए, ये एफ है
और ये हमारे पास ए है। ये वही जो मैंने कहा था, ये आमने सामने भी इक्वल होंगे, जिस तरह ये इक्वल थे इस तरह ये इक्वल होंगे। ये डी सी चूंकि एफ ए नीचे की तरफ है, सी डी ऊपर की तरफ था, हमने सी डी जब फाइंड किया था ये बी माइनस ए, तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, यानी सी डी की डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो डी सी हो जाएगा हमारे पास, बस नेगेटिव साइन लग जाएगा, नेगेटिव अंदर के साइन चेंज करेगा, एफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एफ ए बी फाइंड हो गया। चलते हैं अब इसकी तरफ, ई बी की तरफ चलते हैं। ये ई बी कौन सा है स्टूडेंट्स? ये ई बी, ये वही वाली बात है, ये इसका 2 टाइम्स होता है, तो इसी तरह ये हमारे पास सी डी का 2 टाइम्स होगा, यानी इसका 2 टाइम्स होगा, इसका ये 2 टाइम्स होगा। सी डी हम ऑलरेडी बी माइनस ए फाइंड आउट कर चुके हैं, ये देखिए यहां किया था फाइंड, सी डी वेयर इज सी डी, यस ये बी माइनस ए के, तो ये इसका 2 टाइम्स है और डायरेक्शन भी इसकी अपोजिट है, तो हम -2 टाइम्स कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा -2 इंटू बी माइनस ए, या अगर माइनस को अंदर ले जाएं, माइनस इसका साइन चेंज करेगा, इसको प्लस कर माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ये हमारे पास आ गया। लास्ट चलते हैं स्टूडेंट हम एफ सी की तरफ, ये एफ से सी की तरफ चलते हैं। ये इस ए बी का डबल है, उसी रूट से जिस रूट से ये वाले हमने बनाए थे कि ये और ये का ये डबल होता है, ये और ये का ये डबल होता है, इसी तरह ये और ये का ये डबल होता है। अब ये वाला हमारे पास जो था वो ए था, इसका डबल ये वाला जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा हमारे पास, तो f से c तक की वैल्यू भी हमारे पास 2a आ गई। यूं स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर अपने ख़त्म को पहुंचता है। सब्सक्राइब करें, फिजिक्स मैथ्स के लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिलते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।